गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा भारत के संविधान का निर्माण कि किस तरह से भारत के संविधान का निर्माण किया गया और भारत और किसी देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। हमारा आज का टॉपिक भारत का संविधान निर्माण और ऐतिहासिक संदर्भ। किस तरह से भारत का संविधान का जो निर्माण है वो किया गया। तो भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी समय से चली, बहुत पुरानी है। तो संविधान की मूल भावना है कि कानून आधारित शासन जो किसी मन मर्जी से नहीं वरन एक नियम और कानून के आधार पर चले। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जाएगा जो किसी के मन की मर्जी से नहीं, मतलब वो कैसे चलेगा, एक लिपिबद्ध होगा, है ना, एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा जिसके आधार पर क्या किया जाएगा, उस कानून और नियमों के आधार पर संविधान का निर्माण किया जाएगा। भारत के लिए सबसे पहले इस तरह का जो कानून है वो 1772 से 73 में ब्रिटेन के संसद ने पारित किया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। मतलब ये जो प्रक्रिया है संविधान निर्माण की वो 1772 से 73 में ब्रिटेन संसद ने ऐसा पारित किया और संविधान निर्माण की तैयारी शुरू की। तब भारत में कई प्रांतों पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था। मतलब ईस्ट इंडिया मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अंग्रेज़ों की, उनकी जो शासन है वो स्थापित हो चुका था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन कैसे करेगी और ब्रिटिश संसद के प्रति कैसे उत्तरदायी रहेगी ये बताया गया। और 19वीं सदी के अंत में भारतीयों को नगर निगम आदि के चुनाव के द्वारा सीमित भूमिका दी गई। मतलब इनको एक सीमित भूमिका दी गई, हर किसी को उसमें भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया। सन 1985 से स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार यह मांग उठाई गई कि शासन में भारतीयों की भूमिका को बढ़ाई जाए। पहले क्या था वहाँ पे कि कुछ चुने हुए लोगों को शासन में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन 1885 की जो स्वतंत्रता आंदोलन हुई उसमें ये मांग किया गया कि भारतीयों की जो भूमिका है शासन में उसको बढ़ाया जाए। इसके चलते प्रशासन में भारतीयों की भूमिका लगातार बढ़ती गई और भारतीय आबादी के बहुत सीमित अंश को प्रतिनिधि चुनने के अधिकार भी मिले। फिर भी सभी अंतिम शक्ति व अधिकार किसके हाथों में थी? अंग्रेजों के हाथों में थी। उनके जो वायसराय थे, जो प्रांतीय गवर्नर के थे, उनके हाथों में सारी शक्तियाँ थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व भर में उठी लोकतांत्रिक लहर के प्रभाव से भारतीयों ने भी सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर पूरी तरह से चुनी गई व लोगों के प्रति उत्तरदायी सरकार की मांग की। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1919 के बीच में। और इस युद्ध के बाद विश्व भर में एक लहर उठा, लोकतंत्र का लहर। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, जनता के लिए जनता द्वारा शासन, जिसमें क्या होगा, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या करेंगे, उसमें जनता पर शासन करेंगे। इस तरह से लोकतांत्रिक शासन के प्रभाव से भारतीयों ने भी सार्वभौमिक मताधिकार मतलब क्या होता है कि 18 वर्ष के जितने भी महिला और पुरुष हैं उन सभी को चुनाव में भाग लेने का अधिकार। इसके द्वारा इस आधार पर पूरी तरह से चुनी गई व लोगों के प्रति उत्तरदायी सरकार की मांग की। इस तरह से सन 1928 में भारत के सभी राजनीतिक दलों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसमें भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। मतलब एक दस्तावेज तैयार किया गया कि उसमें नियम को लिखा गया, बताया गया कि किस तरह से उसमें संविधान का निर्माण किया जाएगा, उसमें किन किन बातों को शामिल किया जाएगा। समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश किया और इस प्रारूप के मुख्य प्रावधान थे, इसके 4 प्रावधान बताए गए, जिसमें पहला था इसका पूर्ण जिम्मेदार सरकार, यानी सभी वयस्क महिला या पुरुषों द्वारा
चुनी गई सरकार। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदार सरकार यानी कि सभी जो वयस्क थे जिनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है ना 18 वर्ष के बाद, उन सभी महिला और पुरुषों के द्वारा चुनी गई सरकार होनी चाहिए। दूसरा ये कहा गया कि अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण होना चाहिए। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्याएं कम होती हैं, जैसे मुस्लिम वर्ग है ना, ये किस में आते हैं? अल्पसंख्यक में आते हैं, तो इनको आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। तीसरा प्रावधान ये कहा गया कि नागरिक अधिकार जैसे अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सभा करने की या सम्मेलन तथा संगठन व संघ बनाने का अधिकार जो है वो होना चाहिए। चौथा इसका प्रावधान ये रखा गया कि भाषा के आधार पर प्रदेशों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इस तरह से सन 1928 के बाद भारत में स्वतंत्र आंदोलन तीव्र होता गया। उसके दबाव को देखते हुए सन 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया, जिसमें भारत में एक सीमित हद तक चुने गए सदनों व उत्तरदायी मंत्रिमंडलों द्वारा शासन का प्रावधान था। उत्तरदायी मंत्रिमंडलों के द्वारा शासन का प्रावधान था मतलब कुछ ऐसे मंत्रिमंडल का नियुक्ति किया गया जो उत्तरदायी होंगे, जो देश के प्रति, जो संविधान के प्रति उत्तरदायी होंगे। ऐसे मंत्रिमंडल का शासन द्वारा क्या किया गया? चुनाव किया गया। इसके कई प्रावधान ऐसे थे जो बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान में भी समाविष्ट हुए। मतलब आज़ादी के बाद भारत जब आज़ाद हुआ, उसके बाद जब इसका संविधान का निर्माण हुआ, उसमें भी कई बातों को क्या किया गया? शामिल किया गया। जैसे उदाहरण के लिए बताया गया कि केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा होगा, है ना। विधायकों में बहुमत दल द्वारा मंत्रिमंडल का गठन और सदन के प्रति उत्तरदायी सरकार होंगे। दलितों के लिए सीटों का आरक्षण होगा। लेकिन कुछ बातों में सन 1935 के अधिनियम में से स्वतंत्र भारत के संविधान में बहुत फर्क था। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ जो संविधान निर्माण 1772 से 1773 के बीच में जो संविधान का निर्माण किया गया, जो बातों को शामिल किया गया, उसमें से कई बातों को स्वतंत्रता के बाद भी उसमें शामिल किया गया। इसमें कहा गया कि जो कुछ दलित होंगे उनको अधिकार दिया जाएगा। और 1935 में जो ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया था, उसमें भारत में एक सीमित हद तक चुने गए सदनों और उत्तरदायी मंत्रिमंडलों द्वारा शासन का प्रावधान होगा। इस तरह से सन 1928 में भारत के सभी राजनीतिक दलों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसमें भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। मतलब एक दस्तावेज तैयार किया गया कि उसमें नियम को लिखा गया, बताया गया कि किस तरह से उसमें संविधान का निर्माण किया जाएगा, उसमें किन किन बातों को शामिल किया जाएगा। समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश किया और इस प्रारूप के मुख्य प्रावधान थे, इसके 4 प्रावधान बताए गए, जिसमें पहला था इसका पूर्ण जिम्मेदार सरकार, यानी सभी वयस्क महिला या पुरुषों द्वारा चुनी गई सरकार। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदार सरकार यानी कि सभी जो वयस्क थे जिनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है ना 18 वर्ष के बाद, उन सभी महिला और पुरुषों के द्वारा चुनी गई सरकार होनी चाहिए। दूसरा ये कहा गया कि अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण होना चाहिए। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्याएं कम होती हैं, जैसे मुस्लिम वर्ग है ना, ये किस में आते हैं? अल्पसंख्यक में आते हैं, तो इनको आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। तीसरा प्रावधान ये कहा गया कि नागरिक अधिकार जैसे अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सभा करने की या सम्मेलन तथा संगठन व संघ बनाने का अधिकार जो है वो होना चाहिए। चौथा इसका प्रावधान ये रखा गया है कि भाषा के आधार पर प्रदेशों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इस तरह से सन 1928 के बाद भारत में स्वतंत्र आंदोलन तीव्र होता गया।
उसके दबाव को देखते हुए सन 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया, जिसमें भारत में एक सीमित हद तक चुने गए सदनों व उत्तरदायी मंत्रिमंडलों द्वारा शासन का प्रावधान था। उत्तरदायी मंत्रिमंडलों के द्वारा शासन का प्रावधान था मतलब चाहिए। इस तरह से सन 1928 के बाद भारत में स्वतंत्र आंदोलन तीव्र होता गया। उसके दबाव को देखते हुए सन 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया, जिसमें भारत में एक सीमित हद तक चुने गए सदनों व उत्तरदायी मंत्रिमंडलों द्वारा शासन का प्रावधान था। उत्तरदायी मंत्रिमंडलों के द्वारा शासन का प्रावधान था मतलब कुछ ऐसे मंत्रिमंडल का नियुक्ति किया गया जो उत्तरदायी होंगे, जो देश के प्रति, जो संविधान के प्रति उत्तरदायी होंगे। ऐसे मंत्रिमंडल का शासन द्वारा क्या किया गया, चुनाव किया गया। इसके कई प्रावधान ऐसे थे जो बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान में भी समाविष्ट हुए। मतलब आज़ादी के बाद भारत जब आज़ाद हुआ, उसके बाद जब इसका संविधान का निर्माण हुआ, उसमें भी कई बातों को क्या किया गया, शामिल किया गया। जैसे उदाहरण के लिए बताया गया कि केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा होगा, है ना। विधायकों में बहुमत दल द्वारा मंत्रिमंडल का गठन और सदन के प्रति उत्तरदायी सरकार होंगे। दलितों के लिए सीटों का आरक्षण होगा। लेकिन कुछ बातों में सन 1935 के अधिनियम में से स्वतंत्र भारत के संविधान में बहुत फर्क था। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ जो संविधान निर्माण 1772 से 1773 के बीच में जो संविधान का निर्माण किया गया, जो बातों को शामिल किया गया, उसमें से कई बातों को स्वतंत्रता के बाद भी उसमें शामिल किया गया। इसमें कहा गया कि जो कुछ दलित होंगे उनको अधिकार दिया जाएगा। और 1935 में जो ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया था, उसमें भारत में एक सीमित हद तक चुने गए सदनों और उत्तरदायी मंत्रिमंडलों द्वारा शासन का प्रावधान होगा। सन 1985 से स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार यह मांग उठाई गई कि शासन में भारतीयों की भूमिका को बढ़ाई जाए। पहले क्या था वहाँ पे कि कुछ चुने हुए लोगों को शासन में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन 1885 की जो स्वतंत्रता आंदोलन हुई, उसमें ये मांग किया गया कि भारतीयों की जो भूमिका है शासन में उसको बढ़ाया जाए। इसके चलते प्रशासन में भारतीयों की भूमिका लगातार बढ़ती गई और भारतीय आबादी के बहुत सीमित अंश को प्रतिनिधि चुनने के अधिकार भी मिले। फिर भी सभी अंतिम शक्ति व अधिकार किसके हाथों में थी? अंग्रेजों के हाथों में थी। उनके जो वायसराय थे, जो प्रांतीय गवर्नर के थे, उनके हाथों में सारी शक्तियाँ थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व भर में उठी लोकतांत्रिक लहर के प्रभाव से भारतीयों ने भी सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर पूरी तरह से चुनी गई व लोगों के प्रति उत्तरदायी सरकार की मांग की। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1919 के बीच में। और इस युद्ध के बाद विश्व भर में एक लहर उठा, लोकतंत्र का लहर। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, जनता के लिए जनता द्वारा शासन, जिसमें क्या होगा, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या करेंगे, उसमें जनता पर शासन करेंगे। इस तरह से लोकतांत्रिक शासन के प्रभाव से भारतीयों ने भी सार्वभौमिक मताधिकार मतलब क्या होता है कि 18 वर्ष के जितने भी महिला और पुरुष हैं उन सभी को चुनाव में भाग लेने का अधिकार। इसके द्वारा इस आधार पर पूरी तरह से चुनी गई व लोगों के प्रति उत्तरदायी सरकार की मांग की। इस तरह से सन 1928 में भारत के सभी राजनीतिक दलों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसमें भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। मतलब एक दस्तावेज तैयार किया गया कि उसमें नियम को लिखा